गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, पॉलिटी में भी हम लोग भाग 5 का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 5 में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, जैसा कि भाग 5 संघ को रिप्रेजेंट करता है, तो संघ में भी आज हम लोगों को पार्लियामेंट्री फोरम यानी संसदीय मंच के बारे में पढ़ना है। यानी 2 यूनिट्स हम लोगों को देखनी है। आप यहाँ देख पाएंगे लक्ष्मीकांत बुक की। तो यहाँ पर आखिर हम लोगों को अगर इस चैनल से आप पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं तो आप किसी भी नाम से अपरिचित नहीं होने चाहिए। बस ये थोड़ा टारगेट है, इस वजह से आपको हर चीज़ से वाकिफ़ करा दिया जाएगा कि ये वर्ड यानी आपसे कोई पार्लियामेंट्री फोरम के बारे में बातचीत करे तो आपको पता होना चाहिए। यानी अगर आप इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका यूज़ क्योंकि आप कोई चीज़ किस लिए पढ़ते हो, कोई यूज़ होगा, तो इसका यूज़ है आप न्यूज़पेपर देखते हैं, कोई भी बात यानी हमारे मुद्दे यानी जो भी ग्राउंड लेवल पर जो भी बातें चल रही होती हैं या ग्राउंड लेवल पर जो भी योजनाएं हैं इम्प्लीमेंट है, तो उनको क्योंकि आम इंसान तो वो वहाँ आम इंसान जो है वो संसद तक जा नहीं रहा है, या फिर हमारी बातों को वहाँ तक आगे तक कौन पहुँचा रहा है। यानी हमारी बातों को कुछ ना कुछ आपने समितियाँ देखी जब, तो समितियाँ क्या थी, वो संसद की समितियाँ यानी संसदीय समितियाँ थी जो संसद के कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रही थी अच्छे से। लेकिन जो संसदीय मंच है यानी पार्लियामेंट्री फोरम है, ये भी उसी से सिमिलरिटी रखता है, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा ब्रॉड इसका लेवल थोड़ा ब्रॉड कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ बाहर के लोग जैसे कि संबंधित मंत्री भी, वहाँ पर संसदीय समितियों में कोई मंत्री शामिल नहीं होता था, यहाँ पर संबंधित मंत्री विशेषज्ञ ये शामिल कर दिए जाते हैं। जैसा कि नाम में विदित है मंच। मंच क्या है? मंच मतलब जहाँ पर इकट्ठे होकर कोई बातचीत की जाए। तो जैसे कि ग्राउंड लेवल पर जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी कार्य चल रहे हैं, या आम लोगों की या नॉर्मल जैसे बच्चे हो गए, युवा हो गए, इनकी बात कौन पहुँचाएगा आगे तक? इनकी बात किसी ना किसी मंच के माध्यम से पहुँचेगी। किसी ना कोई रीज़न तो हो जाना चाहिए, कोई थ्रू कोई कड़ी तो जुड़नी चाहिए ना आगे ऊपर तक की बात जाने के लिए। तो वो बात कौन पहुंचाएगा? वो संसदीय मंच के माध्यम से हमारी बात पहुंचती है। इसकी अगर आप देखा जाए तो कितने संसदीय मंच हैं, यानी तो अभी तक की यानी वर्तमान में कितने फोरम है कहा जाए पार्लियामेंट्री फोरम, तो 8 संसदीय फोरम वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं। 8 संसदीय फोरम, और इन जो 8 संसदीय फोरम हैं वो मनमोहन जी की सरकार, आप जानते हैं इतने बड़े अर्थशास्त्री, इतने ज्ञाता, इनके टाइम पे ये 8 फोरम की यानी स्थापना हुई है। और 8 फोरम अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो संसदीय मंच है, इसका क्या रीज़न है? संसदीय मंच यानी एक ऐसा मंच, एक सदस्यों का एक ऐसा मंच जहाँ पर संबंधित मंत्री हों। यहाँ पर कौन कौन शामिल होगा? यानी इसमें संबंधित मंत्री होंगे, जो भी विभाग होगा, संबंधित मंत्री होंगे, विशेषज्ञ होंगे, उस विषय के जानकार होंगे, विशेषज्ञ होंगे, और विशेषज्ञ के बाद जो नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारी होंगे, वो सारे मिलकर, यानी यहाँ पर तीसरी कड़ी कौन जुड़ेगा? नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारी, नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारी। इनका यूज़ है कि आप कोई न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर यानी आप कनेक्ट करेंगे कि अगर ये समाज पर कोई मुद्दा उठा तो इस चीज़ को पहुंचाने वाला कौन है आगे तक की, तो ये फोरम के माध्यम से पहुंचेगा। फिर ये फोरम यानी वहाँ पे आगे सेंट्रल लेवल पे यानी समितियाँ बनी हुई, वहाँ तक की वो बात पहुँचेगी। फिर वो समितियाँ वहाँ पर संसद में कार्यान्वयन या कोई मुद्दा उठाने की बात हुई या किस चीज़ पर बहस करनी है, महत्वपूर्ण कोई टॉपिक है, तो वो संसदीय समितियाँ वो कार्य कर रही हैं। यानी हमारी बात ग्राउंड लेवल से ऊपर के लेवल तक ही कैसे पहुंच रही है, तो ये एक कड़ी का कार्य कर रही हैं संसदीय मंच, संसदीय फोरम। इसका यूज़ जैसे आप कोई राइटिंग आंसर राइटिंग करेंगे तो आप उस जगह पर आप डाल सकते हैं कि संसदीय मंच पर टिप्पणी लिखे, यानी पार्लियामेंट्री फोरम क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करने को हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखा कि संसदीय मंच जो है वो मंत्री, विशेषज्ञ और नोडल मंत्रालय यानी नोडल मंत्रालय के जो प्रमुख अधिकारी हैं, उन तीनों को मिला करके जो एक मंच तैयार किया गया है वो है संसदीय मंच पार्लियामेंट्री फोरम। तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना सबसे पहले 2005 में होती है। मनमोहन जी की सरकार यानी 2004 से 2014 तक की रहती है। यानी इसी टाइम पीरियड में 8 जो संसदीय फोरम वर्तमान समय में कार्यरत हैं, इन 8 फोरमों की स्थापना जो है वो मनमोहन गवर्नमेंट में हो जाती है, मनमोहन जी की सरकार में। पहला संसदीय फोरम जो है वो पहला संसदीय फोरम जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर आधारित था। 2005 में इसकी स्थापना हुई। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे मंच की स्थापना, यानी मंच की स्थापना, तो मंच में कौन कौन सा, यानी आप देखेंगे पहला संसदीय फोरम कब स्थापित हुआ? क्वेश्चन पहला कि पहला संसदीय फोरम कब बनाया, कब संगठित हुआ, कब स्थापना हुई? 2005 में इसकी स्थापना हुई। और कौन सा था पहला संसदीय फोरम? जल संरक्षण
एवं प्रबंधन पर गठित हुआ। तो जल संरक्षण एवं प्रबंधन 2005 में इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? इसका प्रमुख लक्ष्य अभी हम लोग देखेंगे, यानी नाम में विदित है कि जल संरक्षण, जल का संरक्षण कैसे किया जाए और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर ये फोरम जो है इससे संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा और कोई योजना, कोई नीति के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया जाएगा। तो यानी 8 फोरम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से 8 फोरम कार्यरत हैं वर्तमान समय में। तो 8 फोरम है। जल संरक्षण हो गया सबसे प्रमुख मुद्दा। फिर उसके बाद जल संरक्षण 2005 में पहला था। उसके बाद युवाओं की बात करने के लिए युवा संसदीय फोरम बना दिया गया। यानी आज वर्तमान समय में युवा को जैसे गवर्नमेंट यानी रोजगार की बात हो गई, ये सारी बातें कौन पहुंचाएगा जाकर के ऊपर तक, यानी सरकार को तो पता, सरकार यानी सरकार तक की ये बात कैसे पहुंचेगी जाकर के, तो वहाँ पर युवा संसदीय फोरम, युवाओं पर संसदीय, यानी कोई रोजगार नहीं निकल रहा या रोजगार पर कितने धीरे में कोई प्रोसेस चल रहा है, ये सारी जानकारी कहाँ से पहुंचेगी? इन मंच के माध्यम से। तो युवाओं पर संसदीय फोरम बना, जल संरक्षण पर संसदीय फोरम। तीसरा हुआ बच्चों की बात, यौन शोषण हो गया, ये सारी चीज़ें, ये कौन बातें पहुँचाएगा, जैसे पॉक्सो एक्ट आया, ये सारी चीज़ें, यानी कानूनी मुद्दे उठाना, यानी न्यायालय में बच्चों से संबंधित बाल विवाह हो गया। और तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, यानी बच्चों से संबंधित, बच्चों की शिक्षा, रोजगार, बच्चों की शिक्षा से संबंधित ये सारी बातें आप देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनका प्रयोग हुआ, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि मूल अधिकारों में इनको शामिल किया गया आर्टिकल 21 से। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी 45 आर्टिकल 45 में। तो आप देखेंगे इन चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे सबके नॉलेज में आ रही हैं, यानी ग्राउंड लेवल की चीज़ें सब तक कैसे पहुंच रही। तो ये इनको पहुंचाने का कार्य, इनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य कौन करेगा? इनको इन फोरम के माध्यम से किया जाता है। तो बच्चों पर संसदीय फोरम बनाया गया 2006 में, युवाओं और बच्चों पर 2006 में हो गया। जल संरक्षण पर संसदीय फोरम बनाया गया 2005 में, और जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम 2008 में। यानी जनसंख्या कैसे कंट्रोल की जाए। आप जानते हैं भारत दूसरा जनसंख्या में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश जो है भारत है। फिर उसके बाद आप देखेंगे विश्व पे वो भी, तो आप देखेंगे कि जनसंख्या को कंट्रोल, यानी जनसंख्या नियंत्रण के जो भी मुद्दे होंगे या फिर जनसंख्या से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, वो उसके लिए एक फोरम बना दिया गया जनसंख्या का। तो जनसंख्या एवं जन स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम। नेक्स्ट आप देखेंगे भूमंडलीय उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित भूमंडलीय उष्णता, यानी दिल्ली का कहा जाता था, दिल्ली का प्रदूषण स्तर इतने से इतना हो गया, और मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ पर एक टाइम आएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे टीवी मीडिया तक ये सारी चीज़ें सब फैल रही हैं। तो देखें भूमंडलीय उष्णता हो गया, जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम, ये एक फोरम बनाया गया जलवायु भूमंडलीय उष्णता से संबंधित। आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम बनाया गया। शिल्पकारों और दस्तकारों पर संसदीय फोरम 2013 में बनाया गया। सहस्त्र विकास लक्ष्य पर संसदीय फोरम 2013 में बनाया गया। यानी आपको यहाँ पर अभी याद करने की, यानी आपको नोटिस करने की यहाँ क्या चीज़ है कि 8 संसदीय फोरम वर्तमान समय में कार्यरत हैं, और वो कौन कौन से हैं? जल की बात की गई, युवा की बात की गई, बच्चों की बात की गई, जनसंख्या की बात की गई। 3 तो आप समझ लें, जनसंख्या में युवा और बच्चे आ गए। फिर आप देखेंगे कि जल संरक्षण की बात हो गई, पानी की आवश्यकता भी होगी सबको। फिर जल की हो गई, भूमंडलीय उष्णता जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की ग्लोबल वार्मिंग की बात हो गई, भूमंडलीय उष्णता। फिर आपदा प्रबंधन, यानी कब आकस्मिक कोई आपदा आ गई, आपदा प्रबंधन की, भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन की। शिल्पकारी, कोई उद्योग हो गया, सहस्त्र विकास लक्ष्य संसदीय फोरम 2013। तो आपने देखा ये 8 जो हैं संसदीय फोरम वर्तमान समय में कार्यरत हैं। आप देखेंगे ये जो मंच बनाए गए, फोरम बनाए गए, इनका उद्देश्य क्या हुआ? एक ऐसा मंच जहां पर मंत्री हैं, विशेषज्ञ हैं और नोडल मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारी हैं, उनको एक किसी महत्वपूर्ण विषय होगा, उस विषय पर संकेंद्रित होकर एक साथ इकट्ठा होंगे और चर्चा करने के लिए इकट्ठा होकर चर्चा करेंगे। तो ये मंच जो है यही प्रोवाइड कराता है कि वो एक साथ इकट्ठा हों, चर्चा करें, और जो लक्ष्य यानी जो उद्देश्य इनका फुलफिल हो, और उसके बाद जो परिणाम निकले उसको कार्यान्वयन किया जा सके, कार्यान्वयन को गति दी जा सके। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर आप देखेंगे ये कहाँ से, यानी ये फोरम तो बन गया, अब ये इन फोरम को जानकारी कहाँ से मिलेगी कि ग्राउंड लेवल पर कहाँ तक कैसे कौन सी बात पहुँच रही है। तो ये जानकारी इकट्ठा करेंगे समाचार महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे संबंधित मंत्रालय हो गए, तो उन संबंधित मंत्रालयों से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो वहाँ से मतलब इनको जानकारी, डेटा भी तो कलेक्ट होना चाहिए कि कहाँ पे कितना क्या इम्प्लीमेंट हुआ, कितना इनके पास पूरा डेटा भी तो होना चाहिए। तो संबंधित मंत्रालयों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये संबंधित मंत्रालय हो गए। कुछ जैसे विश्व
विश्वस्त गैर सरकारी संगठन हो गए, समाचार पत्र हो गए, संयुक्त राष्ट्र हो गए, इंटरनेट हो गए, इनके माध्यम से आंकड़े एकत्रित करेंगे और आंकड़े एकत्र करने के बाद एक डाटा, एक खाका तैयार किया जाएगा और उन्हें सदस्यों के बीच बांट दिया जाएगा। यानी वो डाटाबेस तैयार करके सदस्यों के बीच सदस्यों के बीच बांट दिया जाएगा, जिससे कि वो फोरम की बैठक में जब भाग लें, यानी जो भी इस फोरम के सदस्य हों, तो उन फोरम के सदस्यों को उस विषय पर पूर्ण नॉलेज हो। यानी अगर एक सेमिनार आयोजित किया जाता है तो सेमिनार क्या होता है, सेमिनार में टॉपिक पता होता है और सारे लोग उस पर एक तरह से अपने अपने पॉइंट रखते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं, वो होता है एक सेमिनार। वैसे ही एक तरह से ये फोरम है, एक मंच है। यहाँ पर जो भी सदस्य होंगे इसके अंतर्गत, उनको सारा डाटा, सबके पास एक एक कॉपी होगी जिनके, और सारा डाटा इकट्ठा होगा। फिर जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे पर यानी सार्थक ये लोग एक चर्चा करेंगे और जो भी परिणाम निकलेंगे, जो भी उन परिणामों को कार्यान्वयन करने का कार्य करेगा, ये संसदीय फोरम। तो आप समझ गए, एक मीटिंग एक ऐसा फोरम, एक ऐसा मंच जहाँ पर बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश और परिणाम निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ठीक है, ये हो गया संसदीय फोरम या संसदीय मंच। फिर इसके बाद अगर इसमें पूछा जाए कि ये जो फोरम है इसमें अधिकतम अगर इसमें कौन कौन से, जैसे ये 6, ये जैसे 8 थे फोरम, 8 फोरम में से सबके अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, 2 को छोड़कर। 2 अपवाद कौन कौन से होते हैं, 2 अपवाद आज से पूछ दिया जाएगा। जल संरक्षण प्रबंधन संसदीय फोरम, इनके जल संरक्षण प्रबंधन संसदीय फोरम का अध्यक्ष कौन सा है, यानी एक फोरम का नाम ले लें, एक फोरम का नाम ले लेंगे और आपसे उसके अध्यक्ष पूछ दिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनमें से 6 जो हैं उनके जो उन सभी के उन 6 फोरम के अध्यक्ष जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। 2 अपवाद कौन कौन से होते हैं, जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या पर गठित फोरम, जनसंख्या पर गठित फोरम, और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, सार्वजनिक स्वास्थ्य, यहाँ पर आप देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो फोरम बनेगा, गठित फोरम, उनमें जो होता है उनमें राज्यसभा सभापति, जन स्वास्थ्य हो गया और जनसंख्या हो गई। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया और जनसंख्या, इन पर जो गठित फोरम होता है वो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनका अध्यक्ष कौन होगा, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। तो यहाँ पर आपने अपवाद क्या देख लिया, आपने अपवाद देखा जो जनसंख्या हो गई और जनस्वास्थ्य, यानी जनसंख्या पर गठित फोरम है और यह जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो गठित फोरम है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, उसके अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। यहीं से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन कैसे, जल संरक्षण एवं प्रबंधन संसदीय फोरम के अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति, या जो भी नाम डाल दिए यहाँ पर, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष लगाना। यहाँ पर 1 2 2 3 या 1 2 3 यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर जैसे कहा जाता है 1 2 3 सही, 2 3 1 सही या 3 4 1 सही, तो यहाँ पर क्या करेगा, 2 डाल दिया लोकसभा अध्यक्ष वाले और 1 डाल दिया राज्यसभा सभापति वाले। तो यहाँ पर कौन किसका अध्यक्ष है, या 1 2 सही है लोकसभा अध्यक्ष के प्रोस्पेक्टिव में, या 2 3 सही है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये हो गई मंच की स्थापना, 8 संसदीय फोरम, उनमें से 6 यानी उनमें से जो सभी हैं लगभग लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष जो हैं, और केवल जनसंख्या और स्वास्थ्य से रिलेटेड है उनमें अध्यक्ष जो हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये अपवाद होता है। इनके जो सह अध्यक्ष होते हैं, सह अध्यक्ष कौन होगा, तो अगर इनमें राज्यसभा सभापति जो है वो अध्यक्ष है, राज्यसभा सभापति, लेकिन इनका सह अध्यक्ष जो पूछा जाए वो सह अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। सह अध्यक्ष क्या होगा इनका सह अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही होगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये जो फोरम है इनकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, यानी फोरम के सदस्य में कौन कौन भाग लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 8 फोरम है या फोरम के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो फोरम के जो सदस्य होंगे, फोरम के सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा, यानी फोरम के सदस्य कौन कौन थे, यानी इसमें मंत्री थे, विशेषज्ञ थे, नोडल मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी थे। तो ये जो अधिकारी, ये सदस्य, ये किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी ये एक तरह से फोरम के सदस्य हुए ना, मंत्री, विशेषज्ञ और नोडल मंत्रालय, ये फोरम के सदस्य हुए। तो इनको नियुक्त कौन करेगा, तो ये किसके द्वारा नामित होंगे, तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यानी आप कह सकते हैं कि जो फोरम के सदस्य हैं, फोरम के सदस्य जो हैं वो किसके द्वारा नामित होंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष हो गए।
और सभापति द्वारा नामित होंगे। यानी राज्यसभा में कोई बात चल रही है तो सभापति होंगे, जो मतलब आपने देखा जनसंख्या पर गठित फोरम या सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम है, वहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा के सभापति काम कर रहे हैं, यानी वहाँ पर अध्यक्ष राज्यसभा सभापति हैं। ये इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो फोरम के सदस्य हैं वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा द्वारा, राज्यसभा सभापति द्वारा, यानी सभापति कह सकते हैं, सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होंगे, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होंगे। ये क्वेश्चन बन गया। फिर आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि किसी फोरम की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, यानी किसी फोरम की अधिकतम, आप इसको डिफाइन करें, यानी संसदीय समितियां जो होती थी वहाँ पर फिक्स संख्या होती थी कि जैसे कि जो भी जितनी आपने विभागीय स्थायी समितियां देखी, जांच समितियां देखी, सहकारी समितियां देखी, वित्त समितियां देखी, वित्त समितियों में भी आपने देखा कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सहकारी उपक्रम समिति, 3 समितियां। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सब में सदस्य संख्या निश्चित थी कि कहीं पर 25 है तो कहीं पर 30 है, तो और उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा का अनुपात 2:1 के अनुपात है, यानी 30 है तो 20 और 10 का अनुपात होगा लोकसभा और राज्यसभा में। अगर जहाँ पे 25 है तो 25 में 15 और 10 का अनुपात, जहाँ पर 22 है 22 में 15 और 7 का अनुपात। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो है अनुपात एकदम बराबर चल रहा था, निश्चित था। लेकिन जो फोरम है यानी जो मंच है, यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम संख्या बताई जाती, निश्चित संख्या नहीं बताई जाती। तो फोरम में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्य संख्या 31 हो सकती है, और न्यूनतम जो है यानी अधिकतम सदस्य संख्या अगर 31 हो सकती तो 31 में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी होगी, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 21 हो सकती है, 21, और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 10, यानी राज्यसभा से अधिकतम मैक्सिमम 10 सदस्य और लोकसभा के अधिकतम 21 सदस्य हो सकते हैं। और इसमें से कितने फोरम में अधिकतम कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं, तो 31 सदस्य शामिल हो सकते हैं। इनमें से जो ये 31 हैं, इन 31 में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह अध्यक्ष जो हैं उनको शामिल नहीं करते। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फोरम की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 31। फिर इन 31 सदस्यों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह अध्यक्ष शामिल होते हैं या नहीं, तो इन 31 सदस्यों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह अध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। इनको छोड़कर 31 सदस्य संख्या, 31 में से 21 जो हैं 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर ये कहा जाए कि जैसे सदन का कार्यकाल जो होता है, सदन का कार्यकाल यानी ये जो संसदीय मंच है ये इनका कार्यकाल जो है, इनका कार्यकाल कितना होता है, यानी कोई फोरम है वो कितने टाइम पीरियड तक की रहेगी, सर्वाइव करेगी कोई फोरम। तो यहाँ पर जो सदन का यानी जो इनका कार्यकाल है, यानी सदन की सदस्यता से निर्धारित होता है कि वो व्यक्ति यानी वो मंत्री या वो व्यक्ति जो है वो कितने समय तक की सदन के सदस्य हैं। तो यानी अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य के संयोजक के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, तो इनका कार्यकाल जो होता है वो सदन के कार्यकाल के बराबर ही हो जाता है, यानी सदन में जितने समय तक हैं उतने समय तक की। तो अगर आप देखेंगे ये जो फोरम है, अब आप इसको मैंने सिनेरियो दे दिया, अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फोरम का संगठन, तो फोरम का संगठन आपने देखा फोरम के संगठन में कौन कौन शामिल थे। अब आप आंसर देने के लायक हैं कि फोरम के संगठन में कौन कौन शामिल थे। तो फोरम के संगठन में आपने देखा कि तीन मेंबर, यानी किनसे इनका उद्देश्य था, इनका जो संगठन था उसमें कौन कौन मंत्री, विशेषज्ञ और नोडल मंत्रालय थे। फिर उसके बाद इसका जो अध्यक्ष होते थे, अध्यक्ष कौन होते थे, लोकसभा अध्यक्ष होते थे। यानी सभी फोरमों में जो पदेन अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अपवाद कौन है, जनसंख्या, अपवाद कौन होगा, जनसंख्या पर गठित फोरम और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि पदेन अध्यक्ष कौन होगा, यानी जब पदेन अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं तो जो अपवाद हैं उनमें राज्यसभा के सभापति होते हैं, और उनके पदेन सह अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, संबंधित मंत्री विभागों और संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष विभिन्न फोरमों के पदेन उपाध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, पदेन उपाध्यक्ष कौन है, तो पदेन उपाध्यक्ष जैसे राज्यसभा के उपसभापति हो गए, लोकसभा उपाध्यक्ष हो गए, संबंधित मंत्री हो गए, तो ये स्थायी समितियों के अध्यक्ष हो गए, विभिन्न फोरमों के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। आपने ये भी देख लिया, अधिकतम सदस्य संख्या 31 में से 21 जो है वो लोकसभा से और 10 जो है मैक्सिमम वो राज्यसभा से हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इन फोरमों के सदस्य जो हैं, इन फोरमों में यानी 31 में से कौन शामिल नहीं होगा, तो सह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये शामिल नहीं होंगे। अध्यक्ष, सह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो फोरम के जो सदस्य वो किनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। फिर जिनमें राजनीतिक दल
जिनमें राजनीतिक दलों, समूहों तथा उनके द्वारा नामित सदस्य शामिल रहते हैं। और यानी वो किसी पार्टी के हो सकते हैं, राजनीतिक दल यानी किसी पार्टी, समूह या फिर उनके द्वारा नामित कोई सदस्य शामिल हो सकते हैं, यानी बाहर के भी उनके द्वारा नामित कोई सदस्य शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सदस्यों का कार्यकाल जो है, यानी सदस्य कितने अपने पद पर कितने समय तक रह सकते हैं, तो सदन में सदस्यता के साथ जुड़ा होता है, जितने समय तक वो सदन के सदस्य हैं। यानी कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र दे सकता है, कोई भी हट सकता है सदस्य, यानी हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र तो है, वो स्वतंत्र है, यानी किसी भी पद से कोई भी व्यक्ति हट सकता है, केवल त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा अपने स्थान से, तो यानी त्यागपत्र द्वारा हट सकता है। फोरम का जो अध्यक्ष है, फोरम का अध्यक्ष सदस्यों में से एक को सदस्य संयोजक नियुक्त करता है, यानी जो अध्यक्ष है यानी लोकसभा अध्यक्ष, उन्हीं में से एक संयोजक को नियुक्त कर देगा और वो संयोजक यानी सदस्य संयोजक के रूप में नियुक्त करता है और नियमित रूप से स्वीकृत कार्यक्रम बैठक का संचालन अध्यक्ष के परामर्श से लेकर करता रहता है। यानी फोरम को बैठकें चालू सत्र में समय समय पर आयोजित होती रहती हैं। तो आप देखेंगे फोरम के कार्य क्या होते हैं। फोरम आप 8 प्रकार के फोरम, तो 8 फोरम के क्या क्या कार्य हैं। जैसे सबसे पहला है जल संरक्षण, तो जल संरक्षण का क्या कार्य होगा कि जल से संबंधित कोई सुझाव हो गया, अनुशंसा देना, उन पर विचार करना, संगठन बनाना, तो ये कोई कार्यवाही करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जल से संबंधित। अब आ गया जैसे कि कोई फैक्ट्रियाँ हैं, यानी फैक्ट्रियों से दूषित निकलता हुआ जल जैसे गंगा को दूषित कर रहा है या कहीं भी, तो ये जो है ये चीज़ें कौन पहुंचा रहा है आगे तक ही, तो ये फोरम के माध्यम से पहुंच रही हैं। यानी तो ये सारी सूचनाएं, क्योंकि वो डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद उनके पास जानकारी होगी कि इतना कचरा, इतना प्रदूषण यहाँ से आ रहा है, इतना प्रदूषण यहाँ से आ रहा है, यानी किस चीज़ को बंद करना चाहिए, किस चीज़ को, तो जितना डाटा है वो सारा काम कौन करेगा, फोरम। तो जल संरक्षण से संबंधित जो भी मामले होंगे वो जल संरक्षण एवं प्रबंधन संसदीय फोरम करेगा। आप देखेंगे ये अपने अपने चुनाव क्षेत्र, राज्यों, जल संसाधन के संरक्षण, उनकी संलग्नता के तरीकों को चिन्हित करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे कि जल संरक्षण उनके कार्यकुशल प्रबंधन के बारे में जागरूक करता है, या फिर इससे क्या होगा, अन्य संबंधित कार्य जिसे उचित समझा जाए युवाओं पर संसदीय फोरम। नेक्स्ट क्या हो जाता है, युवाओं पर संसदीय फोरम। जैसा आप जान चुके हैं युवाओं पर यानी रोजगार की बात कौन करेगा, युवाओं के नैतिक यानी कुछ मुद्दे हैं, जैसे युवा जो है, यानी एक रिपोर्ट आई करंट में कि युवाओं में भी जैसे 99% युवा जो हैं वो 99% युवा जो है वो इंटरटेनमेंट की चीज़ों में बिजी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से ये रिपोर्ट यानी इन पर सर्च करने का कार्य किसका हुआ होगा, यानी ये सर्च जो है ये तथ्य और आंकड़े कहाँ से इकट्ठा होकर हम लोगों के बीच यानी ग्राउंड लेवल तक पहुँचते हैं और सबको पता चलते हैं, तो ये एक फोरम के माध्यम से पहुँचते हैं। तो यानी अब यहाँ पे फोरम का क्या कार्य होगा, जब फोरम को ये पता जब फोरम को ये आंकड़े मिले कि इतना युवा जो है वो इंटरटेनमेंट या यहाँ इन चीज़ों में लगा हुआ है, तो यहाँ पर फोरम का क्या कार्य होगा, युवाओं को जागरूक करना, कुछ ऐसे रोजगार या कुछ ऐसी चीज़ें चालू करवाना जिससे कुछ अपने यानी भविष्य के देश, यानी क्योंकि युवा क्या है, युवा भविष्य को अपने संरक्षित रख सकें, जैसे कि युवाओं के लिए यानी उन तरीकों पर विचार करना जिनके माध्यम से संसद के विभिन्न वर्गों के युवाओं तक पहुंच बढ़ाई जा सके। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि युवाओं का संसदीय फोरम यानी युवाओं को पूरा फोकस करके युवाओं के रोजगार, उनके मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, उन्हें जो है विभिन्न वर्गों के युवाओं तक की पहुँच को बढ़ाने के लिए, यानी लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनकी आस्था प्रतिबद्धता जगाने के लिए उन्हें सक्रिय सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो उनकी युवा शक्ति की क्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, तो ये सारे काम कौन करेगा, ये युवाओं के संसदीय फोरम करेंगे। तो यहाँ पर आप बेसिकली आंसर राइटिंग में इनका यूज़ कर सकते हैं कि जो फोरम है, यानी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि क्या क्या फोरम यानी ग्राउंड लेवल की बात जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करने का कार्य किया जा रहा है, युवाओं के लिए क्या चीज़ चल रही है, युवाओं के लिए यहाँ करंट से मुद्दे आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि कोई भी योजना आई, अगर कोई भी योजना वो युवाओं से संबंधित है, युवाओं के संसदीय फोरम में आप डाल दें कि ये योजना और इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये किस रीजन के मतलब ये किससे बिलोंग करे, युवाओं के संसदीय फोरम, आपका माइंड वहीं पे क्लिक होना चाहिए। तो ये चीज़ें इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, बस इसलिए आप यूज़ करें, आप इन सब शब्दों से परिचित हों कि फोरम क्या है और ये सारी कितने फोरम चल रहे हैं वर्तमान समय में, कौन कौन से फोरम हैं। तो आपने देखा जल संरक्षण हो गया, दूसरा युवाओं के लिए हो गया, तीसरा आप देखेंगे बच्चों के लिए संसदीय फोरम। बच्चों के लिए संसदीय फोरम यानी बच्चों से संबंधित, जैसे बच्चों के बच्चे अपने विचार, दृष्टिकोण, अनुभव, विशेषज्ञ के बारे में यानी तौर तरीके
कुछ व्याख्यायित तरीके जैसे कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, इनसे क्या है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से आदान प्रदान हो सके। संसद में एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है कि वे बच्चों से संबंधित अपने विचार, दृष्टिकोण, अनुभव विशेषज्ञ को मतलब व्याख्यायित करें, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों में आदान प्रदान कर सकें। तो ये क्या होगा, बच्चों के लिए संसदीय फोरम। यहाँ पर सांसदों को, जो सांसद होंगे, सांसदों को संस्थागत तरीके से एक विशेषज्ञता होगी, विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हो गई, यूनिसेफ हो गया और बहुवार्षिक जैसे एजेंसियां हो गई, उनके साथ विशेषज्ञों के प्रतिवेदन हो गए, अध्ययन हो गए, समाचार हो गए, रुझान हो गए, उनके आधार पर बातचीत करने का अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चों से बातचीत के माध्यम से उनसे उनके बारे में बातचीत के माध्यम से उनसे यानी उनके बारे में, यानी उनके माइंड मेकअप के बारे में समझा जाए, विचार किया जाए। ये सारा काम कौन करेगा? ये बच्चों के लिए संसदीय फोरम जो बना है ये वो कार्य करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे अन्य कार्य जैसे परियोजना हो गया, कार्यभार हो गया आदि को हाथ में लेना, जैसा कि फोरम उचित समझे। इसी के तहत जैसे कि श्रम एवं जो आर्टिकल 23 और 24 है, बेगार पर रोक लगाई गई, यानी बच्चों के जो बच्चे हैं, बच्चों के यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, शोषण के विरुद्ध। तो शोषण के विरुद्ध जो भी कार्य किए जा रहे हैं, तो ये किस फोरम के तहत हो रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए संसदीय फोरम जो बनाया गया इसके तहत। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे, यानी बच्चे की बात कर ली, युवा की बात कर ली और जल की बात कर ली। नेक्स्ट क्या होगा, जनसंख्या की बात। तो जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम जो बनाया गया, यहाँ जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। यानी जैसे कि हो गया, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे विश्व स्तर के मामले जैसे राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ जनसंख्या हो गया, उनके साथ किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, जैसे जनसंख्या हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, जनसंख्या, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य जैसे मसलों पर चर्चा करना। जैसे बहुवार्षिक संस्थाएं जैसे WHO होगा, WHO क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि जो यूनाइटेड नेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि है इसको क्या कहेंगे, UNPF, तो UNPF हो गया। तो ये जो एकेडमिक हैं, इनसे संबंधित जो यानी एकेडमिक हो गए और संबंधित जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके साथ संवाद करेंगे और जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए, यानी जनसंख्या हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, इन पर नियंत्रण लगाने के लिए, बातचीत करने के लिए ये कार्य कौन करेगा, ये फोरम करेंगे। और कौन से फोरम करेंगे, जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जो संसदीय फोरम बनाए गए हैं वो इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फिर नेक्स्ट हो जाता है जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम। नेक्स्ट है भूमंडलीय उष्णता। और भूमंडलीय उष्णता आप समझ सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली आप देखेंगे कि जमीनी स्तर यानी पृथ्वी के सतह के आसपास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी उष्णता बढ़ जाए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाए, गर्मी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो नीचे और जो यानी गैसेस हैं वो ऊपर यानी अंतरिक्ष में नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उष्णता बढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, भूमंडलीय उष्णता। तो इसको दूर करने के लिए भूमंडलीय उष्णता हो गया, इससे जलवायु परिवर्तन हो गया, यानी जलवायु के परिवर्तन पर जो संसदीय फोरम बनाए जाते हैं ये क्या करेंगे, जैसे भूमंडलीय उष्णता हो गया, जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याएं हैं उनको चिन्हित करने का काम करेगा। तो उनको चिन्हित करेगा, सरकार संबंधित जो संगठन होंगे, संगठन के स्तर पर भूमंडलीय उष्णता को कम करने के लिए कोई कार्यवाही के लिए कोई राय देना, कोई अनुशंसा करना, या फिर उन तरीकों के बारे में जैसे कि जो सांसदों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बातचीत के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकालना, भूमंडलीय उष्णता को कम करने संबंधी कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित करना, संबंधित प्रयास को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य करना। तो ये कार्य कौन करेगा, भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित। तो नेक्स्ट आप देखेंगे आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन क्या करेगा, आपदा प्रबंधन यानी कोई भी आपदा प्रबंधन क्या हो जाएगा, आपदा भी दो तरह की हो सकती है, या तो प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय आपदा हो गई, जैसे कि मानव द्वारा कोई आपदा, यानी जैसे कोई अगर भूकंप या ज्वालामुखी आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, सुनामी आ रही, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा। जबकि मानवीय आपदा क्या हो जाती है, मानवीय आपदा जैसे कोई
बस है यानी कोई ट्रेन है, ट्रेन की टक्कर हो गई या ट्रेन पटरी से उतर गई, इतने डब्बे नीचे गिर गए, तो ये क्या हो गई, ये एक मानवीय आपदा की इतने ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचाई गई, लेकिन एक मानव द्वारा बनाई गई चीज़ों से, तो ये क्या हो जाती है मानवीय आपदा। लेकिन प्राकृतिक आपदा क्या हो गई, जैसे भूकंप हो गए, आप समझ सकते हैं, जो भी भूकंप हो गया या सुनामी हो गई, जो भी आ जाए ये आपदाएं, तो ये क्या हो जाती है प्राकृतिक आपदा। तो आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम कौन बनाएगा, तो आपदा यानी आपदाओं से संबंधित, आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं हो गई, उनकी पहचान करना, सुझाव देना। यानी आप देखते हैं कि जैसे इसरो है, तो इसरो क्या कर देता है, मौसम संबंधी कुछ सूचनाएं, जैसे समुद्र तटीय इलाके हैं, समुद्र तटीय इलाकों में कोई भी सूचना होती है कि यहाँ पर इस समय सुनामी आने वाली, या इस समय बाढ़ आने, इस समय यानी कि जो उस समय यहाँ पे यानी तटीय इलाके हैं वहाँ पर खतरा महसूस होने लगता है, तो वहाँ पर लोगों को सचेत कर दिया जाता है। तो सचेत करने का कार्य, ताकि यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सचेत करेगा, तो ये सचेत करने का कार्य यानी ये उन लोगों तक ही पहुँचाएगा कौन, बातचीत के माध्यम से, यानी वहाँ तक की बात पहुँचेगी कैसे कि आपको संरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। तो ये आपदा प्रबंधन और संसदीय जो फोरम बनाएंगे उनका कार्य हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे जैसे कि, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, जैसे कि जो आम लोगों से यानी आपदा प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना, उनके बारे में सुझाव देना, और संबंधित यानी कोई भी आपदा है उस पर विचार करके उसके प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने का काम जो होगा वो आपदा प्रबंधन और संसदीय फोरम का कार्य होगा। इसके लिए कार्यशालाएं आयोजन, संसद सदस्यों को आपदा के कारण और प्रभाव के बारे में जागरूक करना पड़ेगा। तो ये सारे कार्य कौन करेगा, ये संसदीय फोरम, आपदा संसदीय फोरम। नेक्स्ट आप देखेंगे दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए संसदीय फोरम। तो ये क्या कार्य करेगा, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पे सबके पास यानी जैसे अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है कि हर जिले का एक एक प्रोडक्ट जो है वो क्या किया गया, एक एक प्रोडक्ट को चिन्हित कर दिया गया कि यहाँ की ये चीज़ फेमस, जैसे आगरा के पेठे फेमस है, तो जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग फेमस है, और कश्मीर के शॉल फेमस है। तो ये चीज़ क्या हो गया, हर जगह की एक एक चीज़ को फेमस कर दिया गया, यानी उसकी पहचान जो है वो क्या हो, वो उसकी पहचान विश्व स्तर तक की बढ़े और उसका प्रोडक्ट बढ़े, व्यापार बढ़े। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये अंग्रेजों के टाइम पीरियड से, यानी अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे ये बहुत अच्छे से शिल्पकारी उद्योग बहुत अच्छे से था, लेकिन उसके बाद उसका पतन होता गया, और वर्तमान सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि मशीनी जगत इतना आ गया है कि जो शिल्पकारी उद्योग है या दस्तकार है, यहाँ पर इनका पतन होता जा रहा है। इसलिए उस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए आप देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो योजनाएं वगैरह चलाई गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, तो ये जो कार्य करेगा यानी इस चीज़ को कि पतन हो रहा कि नहीं, यानी ग्राउंड लेवल पर क्या चेंजमेंट हो रहे हैं दस्तकारी और शिल्पकार के लिए संसदीय फोरम। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जो फोरम बनाया गया वो दस्तकारी और शिल्पकार, यानी इनकी योग्यता को विश्व स्तर तक पहचान दिलाने का काम कौन करेगा, तो वो दस्तकार और शिल्पकार करेंगे, शिल्पकारी जो फोरम बनाया गया होगा। तो इसके माध्यम से यहाँ पर जैसे कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जैसे क्या चलाए गए, जैसे संसद जो है, संसद सदस्यों को इस मुद्दे पर विभिन्न संघीय मंत्रालय हो गए, सरकारी संगठन जैसे खादी हो गया, ग्रामोद्योग आयोग हो गया, क्वायर बोर्ड हो गया, कपार्ड हो गया, एवं अन्य संबंधित संगठनों एवं निकायों के प्रतिनिधियों के साथ एक जो है सांस्थानिक तरीके से संवाद करने में समर्थ बनाने यानी बातचीत के माध्यम से कोई हल निकले, या दस्तकार और शिल्पकारों के माध्यम से, तो इनके मुद्दों की बात ये विभाग उठाएगा, ये फोरम उठाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट हो जाता है सहस्त्र विकास लक्ष्यों के लिए संसदीय फोरम। सहस्त्र विकास लक्ष्यों के लिए संसदीय फोरम, यहाँ पर जो सहस्त्र विकास लक्ष्य है, सहस्त्र विकास लक्ष्यों को 2015 तक, अभी यहाँ पे जो वर्तमान सिनेरियो यानी चेंज करके आप लिख लीजिए 2030, तो 2030 तक की ये कहा गया कि 2030 तक की, जैसे सहस्त्र विकास लक्ष्य क्या होता है, यानी कि ऐसे कुछ लक्ष्य जो यानी सतत हों, यानी कहा जाता है सतत विकास हो, यानी कि जो हमारे पास वर्तमान साधन है उनका उपयोग इतना किया जाए कि भविष्य के लिए संरक्षित रह जाए, यानी कुछ ज़्यादा वेस्ट यानी आवश्यकता से ज़्यादा यूज़ ना करें। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े कुछ मूल्य हो गए, जैसे गरीबी हो गई, गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा उपलब्धि, और यौन समानता, स्त्री सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, HIV, एड्स, मलेरिया और जैसे अन्य बीमारियाँ उनकी रोकथाम के लिए, पर्यावरणीय धारिता के लिए
पर्यावरणीय धारिता हो गया, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी के विकास को उजागर करने और जो भी उजागर करने और चर्चा करने के लिए जो नागरिक समाज है, नागरिक समाज के साथ जो है इंटरफेस प्रदान करना, ये किसका कार्य करता है? ये कार्य कौन करेगा? सहस्त्र विकास लक्ष्यों के लिए जो संसदीय फोरम बनाया गया वो ये कार्य करेगा। यानी ये भविष्य के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सुधार करने, यानी इसका अर्थ ये है कि 2030 तक की इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा। गरीबी पर हो गई उन्मूलन, भुखमरी उन्मूलन हो गया, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि हो गई, यौन समानता हो गई, स्त्री सशक्तिकरण हो गया, शिशु मृत्यु में कमी करने का प्रयास किया जाएगा, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने की कोशिश, HIV, एड्स, मलेरिया, ये जो बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए प्रयास किया जाएगा। इन मुद्दों पर, ये जो गंभीर मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर 2030 तक की रोकथाम, या कहते हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा काम करने का प्रयास जो है वो सहस्त्र विकास लक्ष्यों के संसदीय जो संबंधित संसदीय फोरम है, इनका लक्ष्य है, इनका कार्य है, ये फोरम ये कार्य करेंगे। तो फिर आप देखेंगे यही था इस चैप्टर का मीन। तो आपने देख लिया कि क्या है संसदीय फोरम, क्या है संसदीय फोरम यानी संसदीय मंच, कौन कौन लोग इकट्ठा होते हैं, कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन सभा यानी किन किन के किस फोरम के कौन अध्यक्ष हैं, और जैसे जनसंख्या या स्वास्थ्य है उनके अध्यक्ष सभापति हो रहे हैं, और कितने मेंबर अधिकतम हो सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं, किन फोरम का क्या क्या कार्य है, कब ये फोरम, पहला फोरम कब बना, किस मुद्दे पर बना यानी जल संरक्षण वाला, और कब बना तो 2005 में बना। तो आपने इनसे संबंधित एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट है संसदीय समूह। तो संसदीय समूह क्या है, पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या है? तो पार्लियामेंट्री ग्रुप जो बेसिकली है, इस नाम से भी आप वाकिफ़ हो जाएं। जैसे आपने पहले देखा पार्लियामेंट्री कमीटीज़ यानी संसदीय समितियों के बारे में देखा, फिर आपने नेक्स्ट देखा पार्लियामेंट्री फोरम यानी संसदीय मंच के बारे में देखा, फिर आप देखें पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी संसदीय समूह। क्या आपने इससे पहले ये शब्द यानी ये नाम, इन नामों के बारे में आप परिचित हैं? आप खुद आप एनालिसिस करें तो आप देखें संसदीय समूह क्या होता है। संसदीय समूह यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब आप इसके नाम में, इसके नाम से आप सेंस निकालें, पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी संसदीय समूह, तो यानी दो संसदों को जोड़ने वाली जो कड़ी है उसको कहेंगे संसदीय समूह। यानी बेसिकली यहाँ पर हमारा माइंड मेकअप क्या होगा, यहाँ पर हमारा माइंड मेकअप होगा कि देश की जो देश विदेश में जो भी संसदें हैं, सारी संसदों को जोड़कर, यानी सारी संसदों में कहाँ पर किस संसद में कोई भी एक अच्छा इंप्लीमेंट हुआ, या कोई भी जैसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उसका देश और विदेशों में भी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इस चीज़ को यानी देश और विदेशों की संसदों में कुछ अच्छे कार्य होते हैं, कुछ अच्छी योजनाएं बनती हैं, कुछ अच्छे इंप्लीमेंट होते हैं, उनको हर देश अपनाना चाहता है। यानी अगर कोई योजना किसी देश में, यानी कोई योजना किसी संसद के माध्यम से, कोई अधिनियम, कोई एक्ट ऐसा लाया गया जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही सफल कार्यान्वयन के थ्रू उसका संपन्न हुआ, और फिर उसको अन्य देश अपने यहाँ यूज़ करेंगे, अपने यहाँ भी उस चीज़ को लागू करने की जो बात होती है वो कौन करता है? वो पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी संसदीय समूह के माध्यम से। यहाँ पर जैसे भारत है तो वो क्या है, दो संसदों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, वो संसदीय समूह है, पार्लियामेंट्री ग्रुप। यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाएगा कि जो कई समूह हैं, यानी आप देखेंगे इसके लिए अभी आप दो संगठन देखेंगे तो इसमें क्या हो जाता कि विश्व की संसदों का जो संगठन है, यानी विश्व के देशों के कई जो संसद है, संसद के संगठनों को रिप्रेजेंट करता है ये पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी संसदीय समूह। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भारतीय संसदीय समूह है एक स्वतंत्र निकाय है, यानी भारत का जो संसद है वो संसदीय समूह जो है, भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है, एक स्वायत्त निकाय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि समूह का औचित्य क्या है, कि ये क्यों समूह बनाए गए, पार्लियामेंट्री ग्रुप क्यों बनाए गए। तो औचित्य क्या है, तो आप देखें एमएन कॉल और SL संगठन ने भारतीय संसदीय समूह की व्याख्या बड़े अच्छे तरीके से निम्न प्रकार से की है कि विभिन्न संसदों के बीच, यानी विभिन्न संसदें जो है हर देश की, तो विभिन्न संसदों के बीच संबंधों की स्थापना, विकास राष्ट्रीय संसदों की नियमित गतिविधियों का एक अंग रहा है। यानी अंतर संसदीय संबंधों को बढ़ावा देना संसदों के कार्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो कारण है, यानी वैश्विक वातावरण में राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता, कि हर एक देश आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, परस्पर निर्भर है, यानी कोई जो है एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कोई पूरा स्वतंत्र नहीं है कि किसी को कुछ आयात निर्यात की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में परिपक्व है, परिपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर देश एक दूसरे पर निर्भर है,
राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता है, वैश्विक वातावरण है, यानी विश्व स्तर पर वैश्विक वातावरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यानी कि ये जरूरी है कि जो संसद है, यानी कोई भी जो सांसद है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाए, यहाँ पर दुनिया के समक्ष चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए मिलकर काम करें। हर देश जो है जिसमें उनके देशों में जैसे शांति आए, समृद्धि आए, पूरी दुनिया में समृद्धि आए, तो इस चीज़ के लिए यानी सारे देश आपस में मिलजुल कर सारी चुनौतियों पर काम करें, शांति बढ़ाने का काम करें। आप देखते हैं कि जैसे कुछ मुद्दे हो गए, जैसे आतंकवाद हो गया, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, सारे देश मिलकर के शांति समझौते की बात करते हैं। तो शांति समझौते, ये जो आपस में संगठन, यानी आपस में जो संगठन होते हैं, तो यहाँ पर ये जो संगठन होते हैं ये पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी संसदीय समूह को के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे या इनका लक्ष्य क्या होता है, इनका लक्ष्य जो होता है संसदीय समूह बनाने का लक्ष्य होता है कि दुनिया के समक्ष चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करें, जिससे उनके देशों में क्या हो, शांति आए, समृद्धि आए, पूरी दुनिया में समृद्धि आए, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों के जो सांसद हैं, सांसदों को इसलिए एक फोरम है जहाँ वे अपने सभी समस्याओं का चर्चा कर सकते हैं और समाधान कर सकते हैं फोरम के माध्यम से। तो ऐसे मंच पर जो पुरानी हो गई और नई पीढ़ी के सांसदों के बीच नहीं बल्कि अलग अलग संसदीय व्यवस्थाओं के और सांसदों के बीच विचारों का जो आदान प्रदान होगा, यानी नए विचार जो निकलेंगे वो कहाँ से, वो संसदीय समूह यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप के थ्रू निकलेंगे। आप देखते हैं जैसे के लिए आप जैसे देखते हैं कि कुछ संघ बनाए जाते हैं, जैसे आईपीयू क्या बनाया जाता है, आईपीयू यानी अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो आईपीयू में क्या हो जाता है, जैसे 153 देशों की संसदें शामिल होती हैं। आईपीयू में क्या है, आईपीयू में 153 देशों की संसदें शामिल होती हैं और कोई निष्कर्ष निकालती हैं दुनिया भर के लोगों के बीच। वैसे ही सीपीए हो गया, सीपीए क्या होता है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन। सीपीए क्या हो जाता है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, यानी कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ। इसमें क्या हो जाता है, इसमें 17,000 राष्ट्रमंडल संसदों का संघ है। एक तरह से 17,000 राष्ट्रमंडलीय जो राष्ट्रमंडल देश हो गए, आपने देखा, तो राष्ट्रमंडल देश क्या हो जाते हैं, कॉमनवेल्थ है, यानी कभी ना कभी ब्रिटेन के आधिपत्य में रहे हों वो देश कॉमनवेल्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 17,000 राष्ट्रमंडल संसदों का संघ है वो सीपीए है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन। और आईपीए क्या था, 153 देशों की संसदें शामिल थी। तो आप देख रहे हैं ये सारी संसदों को मिला करके एक कोई निष्कर्ष या कोई योजना, यानी लोगों के बीच शांति समझौते और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इनका गठन किया गया, अंतर संसदीय संघ का गठन किया गया, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन किया गया। इसमें निष्कर्ष निकाले जाएंगे। तो अभी हम लोग अभी बाद में इनके बारे में पढ़ेंगे कि सीपीए क्या है और आईपीयू क्या है, इंटर पार्लियामेंट यूनियन क्या है और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन क्या है। बेसिकली अभी हम देखते हैं कि ये जो समूह बना है, यानी संसदीय जो ग्रुप बना है, इसमें कौन कौन से सदस्य, कौन अध्यक्ष, कौन सभापति। ये जो भारत है, यानी भारतीय संसदीय समूह है, जो भारत का संसदीय समूह है, तो भारतीय संसदीय समूह, अगर आपसे कहा जाए, आप की पॉइंट में नोट कर सकते हैं इस फीचर्स को कि भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना यानी किसके थ्रू इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना जो है, संविधान सभा जब बनी तो संविधान सभा के एक प्रस्ताव के द्वारा 1949 ईस्वी में ये पार्लियामेंट्री ग्रुप भी बना दिया जाता है, संसदीय समूह भी बनाया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि हमारा जो हमारा संविधान है वो 60 देशों के संविधानों से अडॉप्ट करके, यानी हमने देखा कि हमने कई देशों के संविधान, यानी कम से कम 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद अपने देश के संविधान को लिखा। उसी तरह से अगर यानी ये देखा गया कि वैश्विक स्तर पर अगर सारी संसदों का एक समूह बना दिया जाए, या सारी संसदों का, राष्ट्रमंडल देशों का, आपने देखा कि राष्ट्रमंडल के संसदों का समूह बनाया गया या अंतर संसदीय समूह बनाया गया, आईपीयू बनाया गया। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि अगर जिस तरह से हमने अच्छी चीज़ों को सारे देशों से अडॉप्ट किया, उसी तरह से ये जो संसदें हैं, यहाँ पर कोई नई योजना, कोई कार्यान्वयन अगर यहाँ पे कोई अच्छा होता है, उनके इम्प्लीमेंट को अपने देशों में उतारना। तो ये चीज़ें, इस चीज़ के लिए बनाया गया संसदीय समूह, पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो इसमें भारतीय संसदीय समूह जो है एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना संविधान सभा के प्रस्ताव के द्वारा 1949 में हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपकी इसमें सदस्य कौन कौन से लोग हैं, सदस्य कौन है पार्लियामेंट्री ग्रुप में। तो कोई भी सांसद जो है, कोई भी सांसद हो गया, सदस्य कौन बन सकता है, कोई भी सांसद या फिर भूतपूर्व सांसद, यानी एक्स सर्विसमैन जो सांसद होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सांसद, यानी कोई भी सांसद हो गया या भूतपूर्व
भूतपूर्व सांसद, लेकिन जो भूतपूर्व सांसद होगा उसको सीमित अधिकार दिए जाएंगे, यानी उसको सारे राइट्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन सदस्य बन सकता है। तो सदस्य आपसे पूछा जाए कि पार्लियामेंट्री ग्रुप में कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं, यानी सदस्य कौन होते हैं, तो कोई भी सांसद हो सकता है या फिर भूतपूर्व सांसद हो सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि अध्यक्ष क्या होता है, यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप का अध्यक्ष कौन होगा, तो यहाँ पर अध्यक्ष जो होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगर आपके पास सारे ऑप्शन हैं, केवल आप अपवाद वाले याद कर लें कि अपवाद जिनमें है कि जहाँ पर सभापति को, राज्यसभा के सभापति को अध्यक्ष बनाया जा रहा, उनको याद कर लें, तो बाकी आप डिफाइन कर ले जाएंगे कि यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष है। जो बच्चे शेष हो जाएंगे, आपने देखा संसदीय समितियाँ देखी और पार्लियामेंट्री फोरम देखा, पार्लियामेंट्री ग्रुप देखा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अपवाद वाले हैं वहाँ पर सभापति हो रहे हैं कुछ में, बस बाकी मैक्सिमम में अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही कार्य कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट कि अध्यक्ष तो हो गए, वो लोकसभा अध्यक्ष हो गए पार्लियामेंट्री ग्रुप के। फिर उपाध्यक्ष कौन हो गए, जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं या राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वही उपाध्यक्ष का कार्य करेंगे। यहाँ पर पार्लियामेंट्री ग्रुप में उपाध्यक्ष वही होंगे, अध्यक्ष होंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं सेंटर से संसद की बात की जा रही है, संसद में सबसे प्रमुख यहाँ पर जो बैठने वाले हैं वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो सारी यानी कोई भी योजना, कोई भी कुछ होगा इम्प्लीमेंट, तो वो चीज़ें उसका अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, तो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा अध्यक्ष ही होगा अध्यक्ष, इसलिए आप देख पाएंगे। तो महासचिव यहाँ पर कौन है, तो महासचिव जो है, महासचिव कौन है, तो महासचिव लोकसभा के जो महासचिव हैं वही महासचिव होते हैं। यहाँ पर महासचिव कौन रहेगा, पार्लियामेंट्री ग्रुप के संसदीय समूह के जो महासचिव कौन होंगे, तो जो लोकसभा के महासचिव हैं। लोकसभा के महासचिव कहाँ पर बैठते थे, जब मैंने संसद पढ़ाया मैंने बताया कि उनकी ऊपर जो है सबसे मेन जगह पे लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद सचिव बैठते हैं। तो सचिव जो है लोकसभा के जो महासचिव हैं वो संसदीय समूहों के भी महासचिव होंगे। ये तो होगा इनकी यानी एक तरह से संगठन, समूह का संगठन, यहाँ पर समूह का संगठन। तो आप देख पाएंगे जो भारतीय संसदीय समूह है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, तो भारतीय संसदीय समूह जो है एक स्वायत्त निकाय है और इसमें इसकी स्थापना 1919 के संविधान सभा के एक प्रस्ताव में हो जाती है। और ये समूह की सदस्यता जो है हर संसद सदस्य के लिए खुली हुई है और भूतपूर्व सांसद भी इसके सहयोगी हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे लेकिन इनको सीमित अधिकार दिए जाते हैं, जैसे आईपीयू हो गया, सीपीए हो गया, के सम्मेलनों की बैठकों में प्रतिनिधित्व की पात्रता नहीं दी जाती। किसको, भूतपूर्व जो सांसद हो गए, भूतपूर्व सांसदों को। जैसे आईपीयू यानी आपने देखा जो अंतर सांसदीय समूह है, और सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो है, यानी सीपीए के सम्मेलन में कौन भाग नहीं लेगा, तो ये जो भूतपूर्व सांसद हैं उनको पात्रता, वो भाग नहीं लेंगे। जो पात्र रियायतें हैं वो भी इनको नहीं मिलती हैं, यानी जो छूट मिल जाती है पात्रों को, यात्रा रियायतें जो हैं वो भी इनको नहीं दी जाती हैं। और कुछ शाखाओं पर, यानी जो सीपीए है, सीपीए की कुछ शाखाओं पर दी जाती हैं, यात्रा रियायतें भी नहीं मिलती जो सीपीए की कुछ शाखाओं पर दी जाती हैं, आप देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे ये इनको रिस्ट्रिक्शन थोड़े दे दिए गए भूतपूर्व सांसद के लिए। बाकी इसमें कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लें कि अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष है, महासचिव लोकसभा के जो महासचिव वही उनके भी महासचिव हो जाते हैं। समूह के उद्देश्य क्या हो जाते हैं, अगर आप देखें समूह के उद्देश्य यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप के उद्देश्य क्या होंगे, तो इनका उद्देश्य हो जाता है जो संसद सदस्य हैं, संसद सदस्यों के बीच आपसी तालमेल करना, यानी संसदीय सदस्यों के बीच आपसी तालमेल करना, संसदीय सदस्यों के बीच आपसी तालमेल करना। और क्या इसका उद्देश्य जो होता है, दूसरा उद्देश्य कि संसद में जो चर्चा होने वाले सार्वजनिक महत्व के जो विषय हैं उन पर अध्ययन करना, और जैसे राजनीतिक मामले हैं, सुरक्षा संबंधी मामले हैं, आर्थिक मामले हैं, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक और शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उन पर व्याख्यान करना, उन पर व्याख्यान आयोजित करना, चर्चा करना। और जो जैसे विदेशी दौरे हैं, विदेशी दौरों का आयोजन जो है, विदेशी दौरों का आयोजन ये कौन करेगा, पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो इनका उद्देश्य है विदेशी दौरों का आयोजन, ये उद्देश्य है किसका, पार्लियामेंट्री ग्रुप का। यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप है, इनका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, यानी आप देखेंगे तो संसदीय सदस्यों के बीच तालमेल आपस में बैठाना, और संसद में चर्चा होने वाले कुछ सार्वजनिक महत्व के विषय का अध्ययन, और राजनीतिक सामाजिक सुरक्षा यानी राजनीतिक सुरक्षा संबंधी कुछ मामले, आर्थिक सामाजिक और शिक्षा संबंधी समस्याओं पर बातचीत करना, व्याख्यान आयोजित करना, विदेशी दौरों का आयोजन करना, ये समूह के उद्देश्य हो जाते हैं। फिर आप देखेंगे समूह के कार्य क्या होते हैं, तो समूह के कार्य जो होते हैं, इनके समूह के बेसिकली जो कार्य होते हैं, यानी भारत की जो संसद है
वो भारत की संसद एवं जो विश्व की अन्य संसदें हैं उनके बीच एक कड़ी का कार्य करेगी। भारत की संसद जो है विश्व की अन्य संसदों के मध्य एक कड़ी का कार्य करेगी। और ये अगर आप देखेंगे जो अंतर संसदीय जो संघ के राष्ट्रीय समूह हैं, यानी आप देखेंगे अभी आप देखेंगे अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू जो देखेंगे, यानी जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, तो आप ये देखेंगे अंतर संसदीय संघ जो है, यूनियन जो है, तो यहाँ पर अंतर संसदीय संघ के जो राष्ट्रीय समूह हैं और जो राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ है उनकी मुख्य शाखा के रूप में कार्य करेगी। उसकी मुख्य शाखा के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारतीय संसद, जो भारत की संसद है, पार्लियामेंट्री ग्रुप है जो, तो पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है वो अंतर संसदीय संघ के राष्ट्रीय समूह और जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है उनकी मुख्य शाखा के रूप में कार्य कौन करेगा? उनकी मुख्य शाखा के रूप में कार्य करेंगे ये संसदीय समूह, पार्लियामेंट्री ग्रुप। और नेक्स्ट क्या कार्य करेंगे? नेक्स्ट जैसे संसद सदस्यों, जो संसद सदस्य हैं, यानी भारत दौरे पे कुछ राज्याध्यक्ष आते हैं, तो भारत दौरे पर आए विदेशी राज्याध्यक्षों का संबोधन हो गया, प्रमुख व्यक्तियों द्वारा बताई गई जो वार्ताओं का आयोजन हो गया, ये सारे कार्य करेगा ये समूह करेगा, पार्लियामेंट्री ग्रुप करेगा ये कार्य। फिर आप देखेंगे और इनका कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य जैसे हो गया सामयिक रुचि, कुछ सामयिक मुद्दे हो गए, जैसे सामूहिक रुचि और महत्व के जो संसदीय विषय पर जो संगोष्ठियाँ होंगी उनका समय समय पर आयोजन करवाना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका आयोजन करवाना संगोष्ठियों का, तो इनका पार्लियामेंट्री ग्रुप का कार्य होता है। यानी विश्व स्तर तक की अपनी बात को पहुँचाने का कार्य जो है वो कौन कर रहे हैं? वो पार्लियामेंट्री ग्रुप का कार्य कर रहे हैं। यानी विदेशों तक की अपनी पहुँच, विदेशों तक की अपनी बातों को, योजनाओं को पहुँचाना। और जैसे समूह के सदस्यों को विदेशी दौरों का आयोजन भी यही कर रहे हैं, विदेशी दौरों का आयोजन भी कौन करेगा? ये पार्लियामेंट्री ग्रुप के सदस्य करेंगे, पार्लियामेंट्री ग्रुप करेगा। और आप देखेंगे जैसे 1995 तो 1995 जो सर्वोत्कृष्ट संसद के लिए पुरस्कार का गठन किया गया, तो 1995 में सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार का जो गठन किया गया वो प्रत्येक वर्ष द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मित्रता समूह का गठन करने के लिए इसका आयोजन किया गया। यानी कि कोई सर्वोत्कृष्ट सांसद है, यानी सबसे मतलब एक योग्य सर्वोत्कृष्ट सांसद है, तो सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए कोई पुरस्कार, कुछ उसको उत्साहवर्धन के लिए कोई पुरस्कार, यानी पुरस्कार का गठन किया गया 1995 में। तो 1995 में ये जो पार्लियामेंट्री ग्रुप है, तो इस पार्लियामेंट्री ग्रुप ने ही निर्णय दिया, यानी इनके निर्णय के अनुसार जो सर्वोत्कृष्ट सांसद है उसके लिए पुरस्कार का गठन किया गया 1995 में। और जो कि 1995 में सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए पुरस्कार का गठन किया वो हर वर्ष दिया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि एक 5 सदस्यों की एक समिति बना दी जाती है और वो समिति रिकमेंड करती है, यानी उस 5 सदस्यों की एक समिति का गठन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और वो समिति जिसको रिकमेंड करती है, यानी पुरस्कार के लिए आमंत्रित करती है, नाम उसका बताती है, उसको सर्वोत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिया जाता है 1995 से। ये क्या है? ये पार्लियामेंट्री ग्रुप के कार्य हैं। और पार्लियामेंट्री ग्रुप यानी उसमें भी जो अच्छा कार्य करेगा, यानी सांसद के रूप में, उसको साल का जो एक अच्छा सर्वोत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार दिया जाएगा, 1995 से दिया जा रहा है। और इसके लिए एक 5 सदस्यों की एक समिति गठित करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जिसका नाम रिकमेंड किया जाता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। एक तरह से द्विपक्षीय संबंध जो है, यानी द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जो समूह है वो संसदीय मित्रता समूहों का गठन करता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि अंतर समूह एवं अंतर संसदीय समूह, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आईपीयू क्या है? आईपीयू यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो आप देखेंगे कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो अंतर संसदीय संघ है, यानी अंतर संसदीय संघ ये क्या है? ये 153 देशों की जो संसद हैं इसमें शामिल की जाती हैं। यहाँ पर समूह अंतर संसदीय संघ में, आईपीयू में 153 देशों की संसदें शामिल हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? आईपीयू एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी विश्व की इसमें संसदें शामिल हो रही। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी संप्रभु राज्यों की संसदों का, यानी वर्तमान में आईपीयू में कितनी संसदें शामिल हैं? 153 देशों की संसदें शामिल हैं। बेसिकली जो आईपीयू है इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1889 में हुआ था, 1889 में। तो इसका गठन जब 1889 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। आप जहाँ भी आपके पास बुक है वो आप नोट कर लें कि आईपीयू है, उसमें आईपीयू का गठन कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। संस्थापक कौन थे, यानी किसने संस्थापना की थी इसकी? संस्थापक कौन थे? तो विलियम रैंडल क्रीमर
संस्थापक कौन है? मैं नाम लिख देती हूँ। संस्थापक कौन है? विलियम रैंडल क्रीमर। तो आप नोट कर लें, विलियम रैंडल क्रीमर ये हैं संस्थापक। और गठन कब हुआ? 1889 में गठन हुआ। 1889 में। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। आईपीयू है क्या? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यानी जो संप्रभु राज्य हैं, संप्रभु राज्य की संसदों का वर्तमान में जो संगठन है, यानी एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें 153 देशों की संसद शामिल हैं। इनका लक्ष्य क्या होता है? आईपीयू कार्य क्या करेगा? तो आईपीयू इनका लक्ष्य होता है दुनिया भर के लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए काम करना। दुनिया भर के लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए काम करना और जैसे दृढ़ प्रतिनिधि जैसे संस्थाओं की स्थापना कर देना। जैसे इनका कार्य क्या हो जाता है? जैसे ये क्या करेंगे? ये संपर्क हो गए, ये लोगों के संपर्क, समन्वय, संसदों और सांसदों के बीच जो अनुभव हैं उन अनुभवों का साझा संभव बनाता है। यानी एक बात कही जाती है कि यहाँ पर क्या कहा जाता है? दूसरों के अनुभव से सीख कर, आप दूसरों के देशों में कोई योजना इंप्लीमेंट हो रही, उससे सीख करके, उसके पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट से सीख करके अपने यहाँ पे लागू करना, अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का कार्य करना। क्योंकि ये बात कही जाती है कि अगर आप अपने अनुभव से, यानी अब पहले आपको अनुभव मिले फिर आप उस चीज़ को, इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, यानी इतना समय नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है दूसरे के देशों से जो गलतियाँ उन्होंने की उनसे सीख करके अपने यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। तो ये कार्य करती हैं ये इंटर पार्लियामेंट यूनियन, अंतर संसदीय संघ। इनका ये कार्य होता है कि देश भर से, दुनिया भर के लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए काम करना। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेगा? सांसदों के बीच अनुभव का साझा संभव बनाता है। इससे सदस्य देशों के बीच जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधि संस्थाओं के जो कामकाज हैं, कामकाज के बारे में बेहतर ज्ञान मिलता है कि वहाँ पर कैसे कार्य किए जा रहे, बेहतर ज्ञान, समय प्रदान करने में अपना योग देता है। तो ये जो है, ये संगठन, इस संगठन का प्रमुख कार्य हो जाता है। इसमें जो इस समूह के सदस्य हैं, यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो समूह के जो सदस्य हैं वो अंतर संसदीय सम्मेलनों में, जैसे भारतीय प्रतिनिधि के सदस्य, भारतीय, इसमें कौन शामिल होता है? जैसे भारतीय प्रतिनिधिमंडल। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में विदेशों की जो यात्रा करने में योग्यता एलिजिबल होते हैं वो, यानी यहाँ पर कहा जाए कि कौन कौन से यहाँ पे जितने 153 देशों का संगठन, यानी इसका क्या क्या कार्य होता है? जैसे आईपीयू यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन पर अपने विचार व्यक्त करता है, जिससे कि क्या हो, जिससे संसदीय जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनका प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। इसमें क्या हो जाता है? जैसे जो बाहरी देशों, जब बाहरी देशों के जो यात्रा होती है, यानी बाहरी देशों की यात्रा के दौरान कुछ सांसद होते हैं, उन सांसदों से, उन देशों के सांसदों से मिलने जुलने में मदद करता है। यानी आईपीयू क्या होता है? आईपीयू क्या कार्य करता है? जैसे बाहरी देशों की यात्रा की, तो बाहरी देशों की यात्रा के दौरान यह क्या करता है? यह सांसदों को उन देशों के सांसदों से मिलने जुलने में मदद करता है। यही काम वह भारत दौरे पर आए सांसदों के साथ करता है। यानी एक दूसरे के ये एक देश के सांसद दूसरे देश के सांसदों से मिलजुल कर उनकी योजनाओं, उनके कार्यान्वयन के बारे में बातचीत करते हैं और इफेक्ट यानी योजनाओं के बारे में बातचीत होती है। ये कार्य करता है, ये आईपीयू कार्य करता है। तो सीपीए क्या कार्य करता है? सीपीए आप देखें तो सीपीए किसका संगठन है? सीपीए जो है, यानी सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। सीपीए फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। राष्ट्रमंडल में बेसिकली कितने देशों की संसदें शामिल हैं? तो आप देखेंगे जो सीपीए है वो सीपीए क्या है? आप देखें सीपीए जो है 175 राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय और क्षेत्रीय संसदों के लगभग 17,000 राष्ट्रमंडल संसदों का संघ है। कौन? सीपीए। सीपीए कितने सांसदों का संघ है? तो 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का संघ है, सांसद हैं। और यहाँ पर सीपीए में 175 क्या है? 175 राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, प्रांत स्तरीय और क्षेत्रीय संसदें हैं। संसद में सदस्य कितने? 17,000 राष्ट्रमंडल सांसदों का एक तरह से संघ हो जाता है कि इसमें 175 में कम से कम 17,000 सांसद हैं। तो इनका संघ है, इनका समूह है। तो इनका समूह क्या है? कॉमनवेल्थ संसदीय संघ। इसका लक्ष्य क्या होता है? इसका लक्ष्य जो जैसे संवैधानिक, इसका भी लक्ष्य सेम है जैसा कि संवैधानिक, विधायी, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ाना। और जैसे विशेषकर जैसे राष्ट्रमंडल के जो देश हैं, राष्ट्रमंडल के देश और उन देशों के बीच जिनका इनके साथ नज़दीकी ऐतिहासिक और संसदीय संबद्धता है, मित्रवत कुछ देश होते हैं, कुछ मित्र देश होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अपनी योजनाओं का, यानी ये जो समूह है, सीपीए जो समूह है, इस समूह की जो सदस्यता है उसका प्रमुख लाभ जो है वो इसकी शाखा के रूप में दिखाई देता है। यानी भारत में सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में कुछ योजनाएं आप देखेंगे कि सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में क्या क्या चलता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे सम्मेलन और संगोष्ठी। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि मतलब जो मिशन चल रहे हैं, यानी इसका मिशन यानी इसका उद्देश्य जो है कि लोकतंत्र में कैसा शासन चल रहा है, लोकतंत्र के शासन के बारे में जानकारी समझ को बढ़ाना और संसदीय जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को आगे ले जाना है। यानी इस तरह से क्या है कि जैसे राष्ट्रमंडल की जो लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को गहरा करना और यानी इसके सांसदों और विधायकों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना इस सीपीए का उद्देश्य होता है। इस सीपीए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, इसके तहत यानी इस समूह की जो सदस्यता है, इस समूह की यानी इस समूह का, जैसे भारत इस समूह का सदस्य है, तो इस समूह का सदस्य होने के प्रमुख लाभ होते हैं। वो लाभ जैसे भारत में सीपीए की मुख्य शाखा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। भारत की मुख्य शाखा के रूप में जैसे सम्मेलन और संगोष्ठी होती, सम्मेलन संगोष्ठी यानी इस संगोष्ठी यानी जहाँ पर आकर सब लोग दौरे होंगे, भ्रमण होगा, संगोष्ठियाँ होंगी, सम्मेलन होगा, इकट्ठा होंगे लोग और इकट्ठा होंगे यानी लोगों को सहभागिता का अवसर मिलता है सम्मेलन और संगोष्ठी के माध्यम से। फिर प्रकाशन होता है। प्रकाशन क्या है कि इसमें सभी सदस्य जितने राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं यानी सांसदों का जो संगठन है, तो यहाँ पर क्या है कि सभी सदस्यों को दी पार्लियामेंट त्रैमासिक और न्यूज़लेटर यानी फर्स्ट रीडिंग प्रत्येक दूसरे माह में आयोजित होता है। तो प्रत्येक दूसरे माह में यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर प्रकाशन करने का कार्य या सूचना, जैसे सीपीए सचिवालय, तो जो सीपीए सचिवालय है ये लंदन से प्रकाशित होता है। आप देखें जो सीपीए का सचिवालय है वो प्रकाशित कहाँ से होता है? लंदन से प्रकाशित होता है। तो सूचना क्या है? सीपीए सचिवालय के संसदीय सूचना और संदर्भ केंद्र सदस्यों को संसदीय संवैधानिक राष्ट्रमंडल मुद्दों पर सूचनाएं प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? ये सीपीए सचिवालय के ये सूचना के माध्यम से यानी सीपीए सचिवालय के संसदीय सूचना और संदर्भ केंद्र सदस्यों के जो संसदीय संवैधानिक और राष्ट्रमंडल मुद्दे हैं उन पर सूचनाएं प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? ये सीपीए। इसका एक ये जो है ये लाभ है कि यहाँ पर सूचनाएं मिल सकती हैं, प्रकाशन होगा, सम्मेलन संगोष्ठियाँ होंगी, लोग आपस में मिलेंगे, परिचय होगा, यानी ये जो शाखाएँ हैं और अन्य देशों के जो क्षेत्र हैं उनमें भ्रमण के लिए परिचयों का आयोजन करती हैं। यानी परिचय यानी एक दूसरे के संसद आयोजनों से लोग परिचित होते हैं संसदों से। तो यहाँ पर यानी विधायक सांसद सारे मिलते हैं। फिर यात्रा सुविधाएं, संसदीय सुविधाएं, यानी जो संगठन इस संगठन में शामिल जो संसदें हैं 175 जो हैं, तो इसमें क्या क्या सुविधाएं, जैसे क्या क्या लाभ होते हैं, जैसे संसदीय सुविधाएं हो जाती हैं। संसदीय सुविधाएं क्या हो जाती हैं कि अन्य राष्ट्रमंडल देश जितने हैं उनके भ्रमण के लिए, उनके भ्रमण के बारे में समय, सदस्यों के प्रति जैसे संसदीय शिष्टाचार बरता जाता है कि एक इस संसद यानी जो 175 देशों की 175 संसदें हैं इनके सदस्य जो हैं आपस में एक दूसरे के यहाँ संसदीय सुविधाएं दी जाती हैं, यानी शिष्टाचार बढ़ता जाएगा। उनके यहाँ पे अगर सांसद में उनके सदस्यों या इस देश के सांसद के जो सदस्य हैं, सांसद हैं यानी सदस्य हैं संसद के, उनके उन संसदों के बीच यानी शिष्टाचार बढ़ता जाएगा कि ये आपस में इस संगठन के सदस्य हैं, यानी इनके बीच यानी शिष्टाचार बढ़ता जाएगा। विशेषकर चर्चाएं होंगी, चर्चा हो गई, स्थानीय सदस्यों तक उनकी पहुंच बनाई जाएगी। तो ये संसदीय सुविधाएं का कार्य करेगी। यात्रा सुविधाएं, जैसे कुछ शाखाएं हो गए अपने नामित सदस्यों यानी प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल हो गया या अन्य देशों का अध्ययन, भ्रमण और या दौरा आयोजित करती हैं। तो ये दौरा आयोजित करते हैं जैसे राजनीतिक या प्रक्रियात्मक विकास की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन करने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे विदेशी दौरों का जो आयोजन करने का काम कौन कर रहा था? ये पार्लियामेंट्री ग्रुप कर रहा था। तो आपने बेसिकली इन दोनों पार्लियामेंट्री फोरम और पार्लियामेंट्री ग्रुप इनकी मतलब इनकी कार्य इम्प्लीमेंटेशन, कौन कौन अध्यक्ष, कौन यानी इनका कार्य जमीनी स्तर पर क्या है, संसदों के ग्रुप को संसदों को जोड़ने का यानी इनकी योजनाओं का जो आदान प्रदान हो रहा, कौन इनकी योजनाएं जो हैं एक किसान से यानी एक देश की योजना, एक देश का जो भी कार्य या कार्यान्वयन, कोई योजना, कोई अच्छा कार्य एक दूसरे देशों विदेशों तक की इसकी पहुंच कैसे जाती है। आपने एक जो नॉलेज है ये नॉलेज इस चीज़ के बारे में गेन किया। तो आपने देखा कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, 153 देशों की संसदों का समूह है, और राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ क्या है, सीपीए क्या है, 175 संसदों को मिलाकर के जो संगठन बनाया गया है वो सीपीए है। तो आपने इनका अध्ययन किया, इनके बारे में देखा, और आप एक अच्छा आंसर राइटिंग करते समय या करंट के कुछ मुद्दे जोड़ते समय, यानी अगर आ गया कि कोई भी विदेशी राजदूत या सांसद आया और यानी विदेशी संसद का कोई सदस्य आया और अपने यहाँ कोई योजना या कोई अच्छी कोई कमेंट ही करके यानी कोई अच्छी टिप्पणी दे दी, यानी अच्छा कोई टाइप कर दिया, तो यहाँ पर जो सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन यानी सारी कुछ यानी उसकी तारीफ या उसकी योजनाओं को अपने यहाँ पे उतारना, ज़मीनी स्तर पर लागू करना, तो ये सारा काम यानी ये सारी समझ जो है वो आपकी व्याप्त हो गई इन दो जो यूनिट से, यानी आपने
लक्ष्मीकांत की इन यूनिट्स में क्या डिस्क्राइब किया गया, इसको आपने अच्छे से समझ लिया और इससे अच्छा इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। और आगे हम लोग एक बहुत अच्छे चैप्टर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इंतजार करें नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप पॉलिटी के हर वर्ड से परिचित होंगे, आपके लिए कोई भी वर्ड नया नहीं होगा। आपके समझ अगर कोई डिबेट चल रही, कोई बात चल रही है तो आप उस चीज़ से, उस शब्द से परिचित हों एटलीस्ट, कि आपने अगर यहाँ से पढ़ा है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।